हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन कॉलेज ज्ञान 24 पार्टनर्स ऑफ एडुग्रोन। एक और नोटिफिकेशन आ रहा है एडमिशन को लेकर। तो अगर आप बीए बीएड वगैरह करना चाहते हैं, लाइक अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो ये 2 ईयर वाला जो प्रोग्राम है बीएड के लिए, एमएड के लिए 2 ईयर प्रोग्राम जो है, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पे, तो यहाँ देख सकते हो highereducation.mp.government.in। तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है एकदम, यहाँ पे है ना, यहाँ पे। तो कल मैंने एनसीटीई की तरफ से जो 3 ईयर प्रोग्राम आया था बीएड एमएड के लिए, बीएससी बीएड है ना, बीए बीएड, ये कल नोटिफिकेशन आया था, इसका मैंने आपको बता दिया है। आज मैं आपको बताने वाला हूं 2022-23 के लिए जो 2 ईयर प्रोग्राम वाला बीएड एमएड का जो एडमिशन है वो प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है ना। आप यहां पे देख सकते हैं रूल्स गाइडलाइन फॉर ई एडमिशन प्रोसेस फॉर द सेशन 22-23 के लिए। ठीक है, तो यहां उसका पूरा टाइम टेबल और एफएक्यूज वगैरह दे रखा गया है पूरे एडमिशन को लेकर। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो जैसे आप यहां पे क्लिक करोगे है ना, तो डायरेक्ट ये आपका ओपन हो जाएगा ई प्रवेश का नोटिफिकेशन। और यहां पे पूरा समय सारणी, पूरा टाइम टेबल बताया गया है, कब से क्या होगा अंडर यूजी वालों के लिए और कब से क्या होगा ये स्नातकोत्तर मतलब पीजी वालों, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए डेट क्या रहेगा। एक तरफ अंडर ग्रेजुएट का कोर्स है, एक तरफ पीजी के लिए डेट दिया गया हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग इस पे डिटेल में देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि यार यूजी में एडमिशन के लिए कौन कौन से के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। तो अगर आप 12th के बाद बीए करना चाहते हो, बीएससी करना चाहते हो, बीकॉम करना चाहते हो, बीए एलएलबी करना चाहते हो, ठीक है, बीएड करना चाहते हो, और उसके बाद अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो एमएड वगैरह, एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम, बी लाइब्रेरी, ये सब करना चाहते हो, तो यार आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। फॉर्म ओपन हो चुका है। तो पोस्ट ग्रेजुएट का तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ना। यहां पे डिटेल डेट वगैरह पोस्ट ग्रेजुएट का देखो बता रहा है 18 तारीख से स्टार्ट होगा, है ना। तो आज 17 तारीख और जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम था ये 17 तारीख से स्टार्ट होने को बता रहा है। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएट पे अगर आप क्लिक करोगे, अब ये जो वेबसाइट है जहां से आप खुद भी अप्लाई कर पाओगे, इसके लिए आपको पहुंचना है तो आपको सर्च करना है epravesh.mponline.government.in। ठीक है, ये वेबसाइट अलग था जहां पे नोटिफिकेशन आया है, ये highereducation.mp.government.in, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। और एमपी ऑनलाइन के साथ टाई अप करके एडमिशन जो होता है इनका, ये है epravesh.mponline। तो यहां ओपन करोगे। पोस्ट ग्रेजुएट का अभी तो ओपन नहीं हुआ है, बट अंडर ग्रेजुएट का ओपन हो चुका है। आज 17 तारीख है, तो मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूं। जैसे यहां पे क्लिक करोगे तो आपको ये एक आएगा कंफर्म करने के लिए, तो आप इसको पढ़ लेना एक बार। और आप यहां देख सकते हो न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म 17 मई से 30 मई तक चलेगा। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीए, बीएससी, ठीक है, बीएड, बी लाइब्रेरी, है ना, बीपीएलएड, तो ये सब के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, तो आप अप्लाई कर पाओगे। न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, यहां पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, लॉग अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लॉक कर, जब पूरा काम हो जाए, फीस वगैरह पे वगैरह कर दो, तो आप अपने रजिस्ट्रेशन को लॉक कर सकते हो। और रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग वगैरह करना हो तो आप यहाँ पे इसी 17 तारीख से 1 जून के बीच में आपको चॉइस फिलिंग करना होगा, कॉलेज को चूज करना होगा। ठीक है, तो 1 बाई 1 स्टेप बाई स्टेप करके आप फॉर्म भरते जाइए, आपका काम होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और भी डेट्स बता सकते हैं। और जब आपको एक बार रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाएगा तो आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन आईडी पता कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने स्टेटस ट्रैक कर पाएंगे, अपना एप्लीकेशन रोल जो आईडी आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, उसको डालकर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के आप अपना स्टेटस पता कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी मैं आपको पूरी डिटेल्स वगैरह बता देता हूं, उसके बाद फॉर्म भरने का वगैरह भी थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस होगा वो भी बताऊंगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है, ये देखो ये इधर यूजी के लिए है, मैं इसको एक बार मार्क कर सकता हूं क्या, ये जो है ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। ठीक है, ये हमारा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो जाएगा, ये हमारा यूजी के लिए है और ये हमारा पीजी के लिए है। ठीक है, ये हमारा पीजी के लिए है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप, यूजी और पीजी का डेट में अलग अलग आपको बताने वाला हूं। ओके, चलिए अब आगे देखिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, बीएससी के लिए, बीकॉम के लिए, बीएड वगैरह के लिए, वो 17 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 30 तारीख तक, 30 मई तक चलेगा। इस बीच में आप रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। ठीक है, टोटल 14 दिन आपको मिलेगा, 14 दिन के अंदर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, वहीं पीजी प्रोग्राम की बात करें तो 18 तारीख कल से फॉर्म ओपन होगा, है ना, और 14 तारीख तक आप भर पाओगे। क्लियर है। उसके बाद ऑनलाइन दस्तावेजों का सत्यापन, है ना, आवेदकों को सत्यापन हेतु सहायता केंद्र में जाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु जिन आवेदकों को त्रुटि सुधार हेतु संदेश प्राप्त किया गया है उन्हें
निकटतम सहायता केंद्र में उपस्थित होकर सुधार करवाना होगा। तो देखो यहाँ पे अगला जो बता रहा है कि 17 तारीख से लेके 1 जून के बीच में, है ना, जो भी आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किए होंगे उसको कह रहा है कि ऑनलाइन दस्तावेजों का सत्यापन यानी उसका वेरिफिकेशन के लिए आपको कोई भी नियरेस्ट, जो से पहले होता था, क्या होता था, जब आप फॉर्म भरने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स को नियरेस्ट हेल्प सेंटर, नियरेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर आपको वेरीफाई कराना पड़ता था। अब ये सीधे साफ साफ मना किया जा रहा है। ऑनलाइन दस्तावेजों का सत्यापन, आवेदकों को सत्यापन हेतु सहायता केंद्र में जाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु जिन आवेदकों को त्रुटि, अगर आपको कुछ अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ गलती हो गया, उसको सुधार करना है, तो आप इस बीच में नियरेस्ट जाइए गवर्नमेंट कॉलेज, वहां जाकर आप जो भी चेंजेस है आप दिखाकर चेंज कर सकते हो, है ना। यूजी के लिए ये है और पीजी के लिए 18 से 2 तारीख तक का मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रथम चरण की, फर्स्ट राउंड की बात करते हैं। तो प्रथम चरण की सीट है ना, अगर आपको चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है, चॉइस फिलिंग जो है आपका 6 तारीख से 6 जून से स्टार्ट हो जाएगा चॉइस फिलिंग करना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एमए हो गया, एमएससी हो गया, एमएड हो गया, इनके लिए 7 तारीख से स्टार्ट होगा, 7 जून से, ठीक है। फिर कह रहा है आवंटित महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश शुल्क का भुगतान करना एवं आवश्यक होने पर प्रवेश हेतु इच्छित महाविद्यालय में अपग्रेडेशन का विकल्प भरना। प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा। तो जो प्रवेश करने का जो एडमिशन फीस होती है ना, आपने मान लो आपको कॉलेज मिल जाता है, यहाँ पे कॉलेज मिलने के बाद आपको जो एडमिशन फीस वगैरह सबमिट, तभी तो कंफर्म होगा कि हाँ भाई आप एडमिशन लोगे। तो ये जो है, जैसे आपको सीट अलॉटमेंट होता है, आपको ये कॉलेज मिलता है, जैसे कॉलेज आपको मिलता है, तो 6 तारीख से लेके 11 तारीख के बीच में आपको अपना एडमिशन फीस सबमिट करना होगा, ठीक है। और वहीं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात करें तो 7 तारीख से 13 तारीख के बीच में करना होगा, ठीक है, 13 जून, 5 दिन आपको मिलेगा। फिर हम बात करते हैं विद्यार्थियों द्वारा दिए गए अपग्रेडेशन विकल्प के आधार पर स्थान रिक्त होने की दशा में अपग्रेडेड महाविद्यालय आवंटित किया जाएगा। अपग्रेडेशन में रिक्त स्थान, है ना, के आधार पर शेष आवेदकों का अवगठन पत्र जारी किया जाना। अपग्रेडेशन न होने की स्थिति में पूर्व में जारी यथावत होगा। मतलब मान लो आपको कॉलेज मिल जाता है ना, कॉलेज आपको मिल जाता है, मतलब क्या, जैसे कि फर्स्ट राउंड में आपका प्रथम चरण में अगर आपका नहीं हो पाता है, आपको जो सीट अलॉटमेंट आपको कॉलेज नहीं मिल पाता है, उसके बाद 6 से 11 के बीच में आप जो बच्चे एडमिशन फीस वगैरह सबमिट कर दे, जिनको मिल गया है, जिनको नहीं मिला है वो 12 तारीख तक का और इंतजार करें। 12 तारीख तक अगर मान लो ये बच्चे, जैसे मान लीजिए 100 बच्चों ने अप्लाई किया, 100 बच्चों का कॉलेज मिल गया है, 100 में से सिर्फ 70 लोग ने एडमिशन लिया है 6 से 11 तारीख के बीच में, 100 में से 70 लोग ने ही एडमिशन लिया, 30 सीट और बची हुई है। तो वो जो 30 सीट है ना, जो जिनको नहीं मिला, जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला, उनको मिल जाएगा 12/6/2022 को मिल जाएगा। और जब उनको सीट मिल जाएगा तो वो अपना एडमिशन फीस 13 से 15/6 के बीच में सबमिट कर पाएंगे, है ना। सेम टू सेम यूजी के लिए भी देख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट राउंड तो 7 तारीख से स्टार्ट होगा। जब फर्स्ट राउंड में आपका नाम आ जाएगा, कॉलेज मिल जाएगी आपको, तो 7 से 13 जून के बीच में आपको फीस सबमिट कर देना है, ठीक है, फीस सबमिट कर देना है। उसके बाद अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो 14 तारीख का वेट करें। 14 तारीख अगर इनमें से जो एडमिशन लेना और जो एडमिशन कैंसिल करेंगे तो वो सीट हो सकता है आपको मिल जाए, और अगर आपको मिल जाती है तो 14 जून से लेके 16 जून 3 दिन के अंदर आपको अपना फीस सबमिट करना होगा। पूरी फीस नहीं, जितनी बताई जाएगी हाफ लगभग रहता है ना। तो ये था प्रथम चरण, फर्स्ट राउंड में ये सारी डेट्स मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, प्रथम कॉलेज लेवल काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद कॉलेज लेवल, ठीक है, प्रथम सीएलसी चरण स्टार्ट होगा, ठीक है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग स्टार्ट होगा। ये स्टार्ट होगा 3 जून से, ठीक है। तो नवीन पंजीयन एवं महाविद्यालय पाठ्यक्रम विषय समूह का विकल्प देना एवं ऑनलाइन दस्तावेजों का सत्यापन, आवेदन को सत्यापन हेतु सहायता केंद्र में जाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु जिन आवेदक को, ये देखो, तो जैसे कि आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है मान लो, और नहीं किया तो दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको, और प्रथम सीएलसी राउंड के लिए, और ऑलरेडी अगर इसमें रजिस्ट्रेशन किया, इसमें भी आपको अगर नहीं मिलता है कॉलेज, तो फर्स्ट सीएलसी राउंड में आप बैठ सकते हैं। इसके लिए आपको अपने महाविद्यालय चूज करना होगा, पाठ्यक्रम और विषय समूह चूज करके आप यहां पे फिलअप कर सकते हो वापस से 3 से 11 जून के बीच में यूजी के लिए, और पीजी के लिए रहेगा 4 जून से 13 जून तक में, ठीक है। फिर ऑनलाइन सीएलसी चरण प्रक्रिया में महाविद्यालय द्वारा प्रवेश निर्धारित की
निर्धारित वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रमाणीय सूची तैयार की जाएगी। मतलब आपको जब सीएलसी राउंड में अगर आपको जिस कॉलेज के लिए आपने अप्लाई किया उस कॉलेज में मेरिट लिस्ट आपको 16 तारीख को मिल जाएगी कि उस कॉलेज में आपको वो सब्जेक्ट वो चीज मिलेगा या नहीं मिलेगा। 16 तारीख को आ जाएगा और पीजी के लिए 17 तारीख को आ जाएगा। क्लियर है, ये हो गया। इसके बाद देखो हम आगे बात करते हैं, आवंटित महाविद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश शुल्क का भुगतान करना एवं आवश्यक होने पर प्रवेश हेतु इच्छित महाविद्यालय में पाठ्यक्रम विषय समूह के अपग्रेडेशन के लिए विकल्प भरना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे 16 तारीख से 19 जून तक रहेगा डेट, और यहाँ पे रहेगा 16 से लेके 20 तारीख तक पीजी के लिए। ठीक है, अपग्रेडेशन में रिक्त स्थान जैसे ऊपर का चल रहा था ना सिस्टम, खाली फिर भरा फिर खाली, वैसे ही यहाँ भी है। फिर से आपको नहीं मिला सीट तो यहाँ 20 तारीख को अगर आपको सीट मिल जाता है तो मिल जाएगा, अगर मिल जाता है अगर आपको सीट तो 20 से 23 के बीच में आपको फीस सबमिट कर देना है। वहीं पीजी के लिए आपको ये डेट रहेगा। ओके, फिर हम बात करते हैं सेकंड सीएलसी राउंड स्टार्ट हो जाएगा 13 जून से लेके 20 जून तक यूजी के लिए, और 14 जून से लेके 21 जून तक पीजी के लिए चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, है ना। सेकंड सीएलसी राउंड। इसमें आप अगर रजिस्टर्ड हो तो आप अपना महाविद्यालय पाठ्यक्रम विषय समूह वापस से चूज कीजिए, है ना। दूसरे कॉलेज में जो भी आपको लगे कि आपको मिल पाएगा आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग, 12th परसेंटेज के अकॉर्डिंग, उस कॉलेजेस का आप विकल्प डालिए, है ना। अगर आपको मिल जाता है 24 तारीख को आपको उसका पता चल जाएगा, है ना। 24 तारीख को अगर आपको उसका पता चल जाएगा तो आप उस 24 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में आपको उसका एप्लीकेशन फीस सबमिट कर देना है। वहीं पीजी के लिए 25 से 29 तारीख रहेगा। और अगर आपको मान लीजिए जो बच्चे अप्लाई करते हैं उनमें से कुछ एडमिशन नहीं लेते हैं तो जो सीट बची रह जाएगी वो जो लोग अप्लाई किए होंगे उनको 29 तारीख को पता चल जाएगा उनको मिला है कि नहीं, और नहीं मिला है तो आगे प्रोसेस करना नहीं, फिर थर्ड सीएलसी के लिए वेट कीजिएगा। अगर सीट मिल जाता है तो 29 से 1 जुलाई तक आपको फीस सबमिट करना होगा। ठीक है, फिर तृतीय सीएलसी राउंड हो जाएगा 22 तारीख से स्टार्ट होगा, 28 तारीख तक चलेगा। 22 जून से 28 जून तक थर्ड राउंड स्टार्ट होगा। तो इसमें आप अपना महाविद्यालय पाठ्यक्रम विषय चूज कीजिए, और पीजी के लिए फिर से 23 से 30 तारीख के बीच में। ठीक है, फिर सीएलसी राउंड में आपका वहां पे चॉइस फिलिंग वगैरह आपको 2 तारीख को चरण प्रक्रिया महाविद्यालय द्वारा आपको मेरिट लिस्ट मिल जाएगा, सिलेक्शन हो जाता है, आपका कॉलेज मिल जाता है। 2 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में आपको फीस सबमिट करना है ना। उसके बाद इनमें से जो बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं वो सीट बची रह जाती है, वो सीट जो लोग भरे होंगे उनको मिल जाएगा। 6 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको मिला है कि नहीं मिला। अगर आपको मिलता है तो आप 6 से लेके 8 तारीख के बीच में अपनी फीस सबमिट कर दें ताकि आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन हो जाए, एडमिशन। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। आप ये खुद से भी कर सकते हैं, आपको कोई एजेंट या कोई एमपी ऑनलाइन जाकर किसी कॉलेज से में जाकर ये सब करने की जरूरत, खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको ओवरऑल जो डेट वगैरह था वो मैं बता दिया हूं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं इसके, जैसे मैं होम पेज पे चलता हूं epravesh.mp ऑनलाइन के। तो जैसे कि मैंने बताया अंडर ग्रेजुएट का जो स्टार्ट हो चुका है, पोस्ट ग्रेजुएट पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो देखोगे आप पोस्ट ग्रेजुएट का अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 18 तारीख से चालू होगा, है ना। आप देख लो ऑनलाइन एडमिशन कुछ भी नहीं बता रहा है। ठीक है, कुछ भी कैंडिडेट यूटिलिटी पंजीकरण गतिविधियां हैं कुछ भी नहीं बता रहा है। पोस्ट ग्रेजुएट का कल से ओपन होगा, कल से आप डायरेक्ट फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, वहीं हम अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट में सारी चीजें दिखा रहा है। आप अंडर ग्रेजुएट का एडमिशन स्टार्ट हो चुका, आप फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। आप जब चाहे तो आप देखो न्यू रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताएगा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से आपने 12th पास किया है तो या करके 12th के डिटेल वगैरह सब कुछ डालकर आपको आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो काफी ज्यादा समय यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल, रिजर्वेशन एंड वेटेज, क्या परसेंटेज, क्वालिफिकेशन क्या है, फोटो सिग्नेचर अपलोड होगा, डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, प्रिंट व्यू में सारे डॉक्यूमेंट हैं, फिर आप अपने रजिस्ट्रेशन को लास्ट में लॉक कर सकते हैं। इस तरीके से 1 by 1 स्टेप करके आपको अपना फॉर्म भरना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट में क्या क्या लग जाएगा, डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका जो भी मार्कशीट है प्रीवियस का मार्कशीट लग जाएगा। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, अब फाइनल रिजल्ट नहीं आया है तो प्रीवियस जो 5 सेमेस्टर का जो रिजल्ट है उसको लगा दो, या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का आप लगा दो, है ना, चलेगा उससे। फिर आपका 10th का 12th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट लगेगा, है ना। उसके बाद आपका आधार कार्ड लग जाएगा, आप डोमिसाइल लग जाएगा, निवास प्रमाण पत्र, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट लग जाएगा, जनरल वालों को जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स लगेंगी आपकी। ठीक है, बस इसके और उसके बाद फोटोग्राफ वगैरह, सिग्नेचर, ये सब लगेगा और आपका काम हो जाएगा। आप खुद भी फॉर्म भर सकते हो। बाकी काउंसलिंग हेल्प चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमसे काउंसलिंग हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आशा करता हूं आपको ये जो सेकेंड 2 वर्षीय जो एडमिशन है वो आपको मिल गया होगा डिटेल। अब कुछ हम
FAQ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा ही आप लोग के लिए लागू किया गया है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो आपके माइंड में अभी भी बचे हुए हैं, तो आप लोग दूर कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में यह आ सकता है कि भाई हम रजिस्ट्रेशन कहां से करें, तो वो तो मैंने आपको बता दिया। आपको epravesh.mponline.government.in पर जाकर, है ना, वहां पे पोस्ट ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट टैब या पोस्ट ग्रेजुएट टैब पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि बोर्ड चयन, रोल नंबर व नाम भरने के बाद स्वतः भरी हुई सूचनाएं या अंकों में गलती पाई जाए तो क्या मैं सूचनाओं का या अंकों को ठीक कर सकता हूं क्या? मैंने आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर दिया, भर दिया, उसके बाद अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप लॉक करने से पहले चीजें चेंज कर सकते हैं क्या? तो यहां पे देखो, पंजीयन शुल्क भुगतान के पूर्व, मतलब रजिस्ट्रेशन फीस भरने से पहले, है ना, रजिस्ट्रेशन फीस तो लास्ट में भरा जाता है, पहले सब फॉर्म वगैरह भरते जाइए और सेव करते चलिए, लास्ट में हम फीस भरते हैं। तो फीस भरने से पहले अगर कुछ गलतियां आपको पकड़ में आ जाता है तो आप अपना उसको सुधार कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक बार पंजीयन शुल्क भुगतान के पश्चात आवेदक निकटतम, उसके बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट कर दिया है और उसके बाद अगर आपको फॉर्म में गलतियां मिलती है तो आपको अपने नियरेस्ट हेल्प सेंटर, नियरेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर, आपके जिस भी एरिया के हो उसके नियरेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर आपको सुधार करवाना होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, प्रश्न 3 आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, क्या पंजीयन फॉर्म में त्रुटि का सुधार संभव है? मतलब अगर कुछ गलतियां हो जाती है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सुधार किया जा सकता है क्या? तो यहां पे देखो क्वेश्चन यहां पे आता है कि पंजीयन शुल्क भुगतान से पूर्व तो आप सब कुछ करा सकते हैं, ठीक है, बट पंजीयन शुल्क भुगतान के बाद में अगर ऐसी कुछ होती है तो आप अपने नियरेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर हेल्प सेंटर से आप अपना चीजें सुधार करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए, चौथा क्वेश्चन आपका यह मन में आ सकता है कि पंजीयन करते समय किन दस्तावेजों को अपलोड करना होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो यहां पे देखो, पंजीयन करने, रजिस्ट्रेशन करने टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? अंक सूची लगेगा, न्यूनतम अहकारी परीक्षा स्नातक प्रथम वर्ष हेतु 12वीं, है ना, स्नातक प्रथम सेमेस्टर हेतु स्नातक अंतिम वर्ष षष्ठम सेमेस्टर तक का सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर आप फाइनल ईयर में हो, है ना, फाइनल ईयर में हो तो आप जो भी इस जितने सेमेस्टर दे रखे हो उनका डॉक्यूमेंट्स आपको लगा देना है, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र आपको लगेगा, अगर अनुसूचित जाति हो, जनरल वाले को तो जरूरत नहीं पड़ती है। स्वर्ग प्रमाण पत्र लगेगा, लाइक दिव्यांग, हैंडीकैप वगैरह हो तो वो लगेगा आपको, अगर नहीं हो तो नहीं लगेगा। अधिभार संबंधी प्रमाण पत्र यदि लागू है तो, ठीक है। फिर मार्गदर्शक की लाइक, उसके बाद आपका आधार कार्ड हो गया, है ना, ये सारी चीजें, डोमिसाइल वगैरह लगेगा। अगला क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है, चॉइस फिलिंग लॉक करने के पश्चात चॉइस फिलिंग में परिवर्तन कैसे करें? अगर मान लो आपने चॉइस फिलिंग करने के बाद फॉर्म को लॉक कर दिया, आपने कॉलेजेस चूज करके फॉर्म को लॉक कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद अगर आपको कुछ चेंजेस करना हो तो क्या कर पाएंगे क्या? तो चॉइस फिलिंग लॉक करने के पश्चात आवेदक हेल्प सेंटर के माध्यम से फॉर्म को अनलॉक करवाकर महाविद्यालय स्वयं किशोक के माध्यम से चॉइस फिलिंग में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपना फॉर्म को पहले अनलॉक कराना होगा और अनलॉक कराने के लिए आपको अपने नियरेस्ट हेल्प गवर्नमेंट कॉलेज जाकर आपको अपना फॉर्म को अनलॉक कराना होगा। और जब अनलॉक हो जाएगा तो आप कोई भी MP ऑनलाइन जाकर या खुद से भी लॉगिन करके आप अपना चॉइस फिलिंग कॉलेजेस को ऊपर नीचे, आप नंबर 1 नंबर तो ऊपर नीचे आप कर सकते हो, ठीक है। छठवां नंबर क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है, क्या 10th प्लस 12th में सप्लीमेंट्री प्राप्त विद्यार्थी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु पंजीयन रजिस्ट्रेशन के लिए प्राप्त होंगे? अगर आपका मान लो 12th में सप्लीमेंट्री आ गया और आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर पाएंगे क्या, है ना? तो देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है, कक्षा 12वीं में पूरक प्राप्त विद्यार्थी को भी प्रावधिक प्रवेश के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है। अगर आपका सप्लीमेंट्री आया रखा है तो भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। प्रवेश प्रक्रिया संचालन के मध्य पूरक परीक्षार्थियों को परीक्षा परिणाम घोषित होने पर उन्हें आगामी चरण CLC में अपने ऑनलाइन आवेदन को आगात करने के साथ ही महाविद्यालय पाठ्यक्रम की चॉइस फिलिंग एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र को स्कैन कर अनिवार्यतः ऑनलाइन अपलोड करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया के CLC चरण तक आवेदकों के पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित न होने की स्थिति में इन विद्यार्थियों को स्थान रिक्त रहने पर ही प्रावधिक प्रवेश दिया जा सकेंगे। इस हेतु पूरक परीक्षा परिणाम वाली अंक सूची ही ऑनलाइन पंजीयन के समय अपलोड करनी होगी। मतलब क्या कह रहा है आपसे, वो समझ लो, अगर आपका सप्लीमेंट्री आया है 12th क्लास में तो आपको फॉर्म तो फिल करना है, सब कुछ रजिस्ट्रेशन करना है, फर्स्ट राउंड में नहीं तो जैसे बताया कि जून जुलाई तक जा रहा है ना, अभी मैंने आपको डेट बताया जुलाई तक रजिस्ट्रेशन जाता है। फर्स्ट CLC नहीं है तो सेकंड CLC, थर्ड CLC तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं रिजल्ट आता है तो आप अपना सीट बुक तो जरूर कर लें, और जब जिस कॉलेज में सीट बुक हो, जब उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, उस टाइम पे आप अपना डॉक्यूमेंट दिखाकर एडमिशन उस जगह को ले पाएंगे, ठीक है।
सातवां क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड गुम और भूल जाने की स्थिति में कैसे वापस प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप अपना एप्लीकेशन आईडी या पासवर्ड भूल जाते हैं, है ना, ये पासवर्ड वगैरह किसी कॉलेज वालों के साथ शेयर मत कर देना, अदरवाइज वो कॉलेज वाले क्या करते हैं, आपका एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड ओपन करके अपना कॉलेज को 1 2 पे रख देंगे और उनका कॉलेज मिल जाएगा तो झक मार के आपको उनके कॉलेज में ही एडमिशन लेना पड़ जाएगा। तो इसको शेयर कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब तक आपको लगे कि उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ही उनके साथ शेयर करें, अदरवाइज ना करें, ठीक है। आवेदक पोर्टल पर उपलब्ध नो योर एप्लीकेशन आईडी, जैसे कि मैंने ओपन करके आपको दिखाया था ना, जैसे यहां पे गया, अंडर ग्रेजुएट पे गया, यहां पे ऑप्शन आएगा, आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपको चेंज करना है ना, आपको अपना मोबाइल नंबर के थ्रू नो योर एप्लीकेशन आईडी अगर आपको जानना है तो यहां पे अपने डिटेल वगैरह भरिए और अपना एप्लीकेशन आईडी, पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं, अपने स्टेटस चेक कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहां पे मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ सकता है, क्या पंजीयन शुल्क भुगतान के समय पर ट्रांजैक्शन फेल होने की स्थिति में दोबारा पंजीयन करवाना होगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नहीं, आवेदक फिल पे अनपेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म टैब के द्वारा अपने पंजीयन आवेदन को पुनः शुल्क भुगतान कर सकते हैं, ठीक। अगर ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो यहां पे एक टैब आपको दिखेगा, यहां पे आपको एक टैब दिखेगा, फिल पे अनपेड, अगर पैसा नहीं गया तो वापस से आपको पेमेंट करना होगा। आपका पैसा अगर ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो आपको पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा 7-8 दिन के अंदर, बट आपको वेट नहीं करना है, दोबारा आपको पेमेंट कर देनी है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अगला क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि पंजीकृत मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप दोगे, गुम हो जाने की स्थिति में ओटीपी कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मान लो आपने जो एडमिशन फॉर्म भरने के टाइम पे जो आपने मोबाइल नंबर दिया है, किसी वजह से वो मोबाइल अगर चोरी हो जाता है, इस केस में आप अपना ओटीपी आता है ओपन करने के लिए, चॉइस फिलिंग को लॉक करने के लिए, तो कैसे करोगे? तो पंजीकृत मोबाइल नंबर गुम हो जाने की स्थिति में आवेदक प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत में दिए गए ईमेल आईडी, उसमें ईमेल भी देना पड़ता है, तो आपकी ईमेल आईडी नियंत्रण कक्ष में दूरभाष नंबर पर संपर्क कर नया मोबाइल नंबर दर्ज कराने का प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या कह रहा है, अगर ऐसा हो जाता है, गुम हो जाता है, तो मोबाइल नंबर गुम हो जाने की स्थिति में आवेदक प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत में दिए गए ईमेल आईडी पर मैसेज के द्वारा सूचित करें, है ना। आपको इनका भी मेल आईडी वगैरह मिल जाएगा हेल्प सेंटर का, यहां से आपको इनका एमपी ऑनलाइन का मिल जाएगा, तो आप वहां पे मैसेज के थ्रू आप बता दीजिए तो वो आपको नए मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्नातक अंतिम वर्ष 6वें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में पंजीयन के समय कौन सी अंक सूची अपलोड करें। जैसे कि मैंने बताया, अगर फाइनल ईयर में हो या आखिरी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आप जा रहे हो और आप अभी अंडर ग्रेजुएट के फाइनल ईयर में हो, तो इस केस में आप 5th सेमेस्टर तक के सारे सेमेस्टर के रिजल्ट को अपलोड कर दो, या फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि स्नातक अंतिम वर्ष 6वें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अगला क्वेश्चन है, मैंने प्रवेश के प्रथम चरण में पंजीयन नहीं करवाया है, क्या मैं सीएलसी हेतु नया पंजीयन करवा सकता हूं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मान लो आपने स्टार्टिंग में जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था, जो 17 तारीख से 30 तारीख तक चल रहा है, उसमें आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, फिर आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सीएलसी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, तो करा सकते हो क्या? तो लिख के आ रहा है, देखो, हाँ, आवेदक जिन्होंने पूर्व में अपना पंजीयन नहीं कराया है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो समय सारणी अनुसार पंजीयन शुल्क का भुगतान कर पंजीयन दस्तावेज अपलोड महाविद्यालय पाठ्यक्रम चयन ई सत्यापन पश्चात सीएलसी चरण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। दोबारा रजिस्ट्रेशन करके, है ना, जो समय सारणी यहाँ पे बताया है ना, समय सारणी बताया गया है आप लोग को, ये देखो फर्स्ट सीएलसी राउंड का, तो ये 3 तारीख से 11 तारीख के बीच में आप फिर से रजिस्ट्रेशन करा पाओगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पुनः वरीयता विकल्प चयन हेतु क्या कोई शुल्क देना होगा? नहीं, ऐसा कोई शुल्क नहीं देना होगा, है ना। नया वो करने के लिए, सीएलसी राउंड करने के लिए कोई आपको शुल्क नहीं देना होगा। पंजीयन के समय आवेदक कितने महाविद्यालय पाठ्यक्रम या विकल्प का चयन कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं, जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आप कितने महाविद्यालय, कितने पाठ्यक्रम का विकल्प चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, सत्र 21-22 में ऑनलाइन ई प्रवेश प्रक्रिया में पंजीयन के समय आवेदक न्यूनतम 1 एवं अधिकतम 7 महाविद्यालय पाठ्यक्रमों का चयन करते हुए विकल्प चयन चॉइस फिलिंग कर सकेंगे, ठीक है, 21-22 के बाद से। आगे बात कर रहा है कि क्या एक ही महाविद्यालय में एक से अधिक पाठ्यक्रम का चयन किया जा सकता है? तो हाँ, आप ये कर सकते हैं, अलग अलग पाठ्यक्रम के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं सेम महाविद्यालय में, ठीक है। अगर मान लो फर्स्ट में आपने डाल दिया बीएससी किससे, साइंस बीएससी मैथ, सेकंड में डाल दो सेमी कॉलेज में,
है ना, तो कर सकते हो। आगे है प्रश्न होगा, मेरी 12वीं की अंक सूची ग्रेडिंग प्रणाली पर आधारित है, योग्यता के विवरण खंड क्वालिफिकेशन डिटेल में प्रविष्ट किस प्रकार किया जाए। अगर आपका 12th ग्रेडिंग सिस्टम पे है, क्योंकि क्वालिफिकेशन में परसेंटेज मांगता है, ठीक है, यहाँ जब आप फॉर्म भरोगे तो अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो आप कैसे क्वालिफिकेशन डिटेल को भरें। तो देखो यहाँ कह रहा है 12वीं की अंक सूची ग्रेडिंग प्रणाली पर आधारित होने पर योग्यता के विवरण खंड में ड्रॉप डाउन मूल्य में ग्रेडिंग सिस्टम का चयन, वहां पे ऑप्शन आएगा कि आप परसेंटेज डालना चाहते हो या ग्रेडिंग डालना चाहते हो, तो वहां पे क्लिक करके ग्रेडिंग सिस्टम चूज कर लेना और अपना ग्रेडिंग डाल देना, ठीक है। आगे है प्रश्न 17, अतिरिक्त विषय संबंधी जानकारी कब भरना होगा। तो पंजीयन के समय आवेदन फॉर्म में योग्यता का विवरण क्वालिफिकेशन डिटेल बॉक्स में अतिरिक्त विषय की जानकारी आप भर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि मैंने 12वीं में मुख्य विषय गणित के साथ अतिरिक्त विषय बायोलॉजी का भी अध्ययन किया है, जो अंक सूची में दर्शित है, मैं किस संकाय में आवेदन करने हेतु प्राप्त हूं, है ना। तो अगर आपने मैथ्स और साथ में साथ बायोलॉजी भी एक्स्ट्रा में लिया है तो आप कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि आवेदकों को दोनों संकाय में प्रवेश हेतु मतलब बायोलॉजी फील्ड में भी जा सकते हो और मैथ साइंस फील्ड में भी जा सकते हो, दोनों में चाहो जिसमें भी अप्लाई कर पाओगे आप, अगर ऐसा आपने कर रखा है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्नातक स्नातक मतलब पीजी यूजी कक्षा में प्रवेश हेतु आयु संबंधी क्या प्रावधान है। तो वर्ष 2018-19 से स्नातक एवं यूजी पीजी में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा हटाई, मतलब मैक्सिमम लिमिट हटा दी गई है। अब आप कितने भी साल के हो जाओ यार, आप 2018-19 के बाद आप पढ़ाई कर सकते हो, पढ़ाई की कोई भी उम्र नहीं होती है, बट मिनिमम एज 17 साल से ऊपर होना चाहिए यूजी पीजी के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने 18-19 में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की थी, 2 वर्ष अंतराल गैप के बाद क्या मैं सत्र 21-22 प्रथम वर्ष प्रवेश हेतु आवेदन कर सकता हूं, है ना। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि हाँ, अगर मान लो कि आपने 12th पास किया, उसके बाद गैप ले लिया, गैप लेने के बाद आपको होश आया कि भाई पढ़ना चाहिए और फिर से आप पढ़ना चाहते हो, तो आप हाँ ऑफकोर्स आप अप्लाई कर सकते हो, बट आपको वहां पे क्यों गैप किया था, गैपिंग सर्टिफिकेट एक एनओसी बनाना पड़ता है, कहीं भी 100 रुपए 500 रुपए की स्टैंप पेपर पे आप एक एनओसी बनवा लो कि भाई क्यों गैप था, है ना, आपको बस एनओसी बना के सबमिट कर दो, वही आपको गैप सर्टिफिकेट हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं 12th परीक्षा के उत्तीर्ण विद्यार्थी कौन कौन से विषय में प्रवेश लेने के लिए 12th के बाद यूजी में कौन कौन से, आप साइंस में जा सकते हो, वाणिज्य में, कला में, आर्ट्स में, गृह विज्ञान में, होम साइंस में, एग्रीकल्चर में, व्यवसायिक पाठ्यक्रम, मैनेजमेंट वाले, ये सब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब हिंदी समझ में आ रही, मुझे हिंदी नहीं आती है, आपको समझ में आ रही तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आप देख सकते हैं प्रश्न 22 आपके मन में आ सकता है कि पात्रता प्रमाण पत्र के अभाव में पंजीयन किस प्रकार होगा। तो ऑनलाइन पंजीयन के समय संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए गए ऑनलाइन आवेदन की पावती अपलोड करना आवश्यक होगा। पात्रता प्रमाण पत्र का जो रिसिप्ट मिलेगा वो आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, चलेगा। रिसिप्ट जो है, अगर आपको नहीं मिला है पात्रता तो आप रिसिप्ट सबमिट कर सकते हो, ठीक है। आगे विश्वविद्यालय से पात्रता कब प्राप्त करनी होगी, आपको विश्वविद्यालय से कब आपको पात्रता लेना होगा। तो सर्वप्रथम आवेदक पोर्टल पर उपलब्ध एलिजिबिलिटी टैब द्वारा पाठ्यक्रम हेतु पात्रता की जांच करें। आवश्यक होने पर पंजीयन के पूर्व विश्वविद्यालय से पात्रता हेतु ऑनलाइन आवेदन करके एवं ऑनलाइन आवेदन की रसीद पंजीयन के समय अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आगे है प्रश्न 24 कि बीसीए में प्रवेश लेने हेतु पात्रता क्या होगी। तो बीसीए में प्रवेश हेतु 12th परीक्षा आर्ट्स से अगर आप कर रखे हो तो आप बीसीए के लिए आर्ट्स से वाणिज्य विज्ञान एवं जीव विज्ञान में उत्तीर्ण विद्यार्थी गुणांकन अनुसार पात्र होंगे। मतलब ये सब कुछ बीसीए के लिए आप साइंस से कॉमर्स से थे, आर्ट्स से, सबके लिए आप अप्लाई कर पाओगे, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। देखो पढ़ाई भी ऐसी बदलते जा रही है, जिसमें चाहे उसमें आप पढ़ाई कर नहीं सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि मैं पूर्व का हायर सेकेंडरी 11वीं उत्तीर्ण आवेदक हूं, क्या प्रवेश पंजीयन हेतु प्राप्त हूं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के पूर्व के हायर सेकेंडरी 11वीं उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता ऑफ कोर्स होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि एमएसडब्ल्यू पाठ्यक्रम, ठीक है, एमएसडब्ल्यू पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम पात्रता क्या होनी चाहिए। तो एमएसडब्ल्यू पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम पात्रता 45% से ऊपर होना चाहिए आपका। नामांकन प्रक्रिया क्या होगी। तो स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातक पीजी प्रथम सेमेस्टर के आवेदकों को ऑनलाइन पंजीयन के समय ही ऑनलाइन नामांकन फॉर्म भी भरना होगा आपको, ठीक है।
यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में क्या करना होगा। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं है, जनरल में तो कोई जरूरत नहीं है, बट जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो ऑनलाइन पंजीयन के समय आवेदक को स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में पिता के नाम का स्थायी जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा। बहुत अच्छा, अपने पिता का आप अपलोड कर पाओगे प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर पाओगे पिता का, अगर आपका खुद का नहीं है तो, बट बाद में आपको आगे चल के सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रमाण पत्र डिजिटल नहीं है। अगर डिजिटल नहीं है आपका तो आवेदक का जाति प्रमाण पत्र डिजिटल न होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पूर्व के वैध जाति प्रमाण पत्र भी सत्यापन हेतु मान्य किए जाएंगे, है ना, तो जो पुराने उसको भी आपके मान्य किए जाएंगे। प्रश्न 30 है, मध्य प्रदेश का मूल निवासी हूं परंतु 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा किसी अन्य राज्य से उत्तीर्ण की है, तो क्या मुझे मध्य प्रदेश के मूल निवासी का लाभ प्राप्त होगा, है ना। तो देखो आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं बट आपने 10th 12th दूसरे स्टेट से किया है, तो आपको जो लाभ मिलने चाहिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा को आपको क्या मिलेगा। तो देखो यहाँ लिख के साफ साफ आ रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य के ऐसे मूल निवासी जिन्होंने कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षाएं अन्य प्रदेश में अध्ययन कर उत्तीर्ण की है किंतु वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, तो उन्हें पंजीयन के समय मध्य प्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र अनिवार्य अपलोड करना होगा, अन्यथा उन्हें मध्य प्रदेश के मूल निवासी का लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो अगर आप मूल निवासी हैं, आप भले कहीं से भी पढ़े हो, 10th 12th अपने दूसरे स्टेट से भले किया, एमपी के निवास प्रमाण पत्र है, आपका मूल निवासी है, तो आप उसको अपलोड करेंगे तो आपको ऑफकोर्स मध्य प्रदेश का आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है, अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, एक कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा मैंने मध्य प्रदेश से उत्तीर्ण की है, क्या मुझे पंजीयन के समय मूल निवासी प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। मध्य प्रदेश राज्य से 10वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण आवेदक जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है उन्हें पंजीयन के समय मूल निवासी प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। देख लो भाई, अगर आप मध्य प्रदेश से अगर आपने 10th 12th किया तो आपको मूल प्रमाण पत्र अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंजीयन के समय दिव्यांग श्रेणी का लाभ लेने हेतु क्या करना होगा। तो आपको अपने दिव्यांग हैंडीकैप सर्टिफिकेट लगाना होगा, ठीक है, उसका लाभ चाहिए आपको। तो प्रश्न 33 है, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग तथा उसके अधीनस्थ शासकीय कार्यालयों में कार्य अधिकारी कर्मचारी के पालयों हेतु क्या प्रावधान है। मध्य प्रदेश, आप ये पढ़ सकते हो, ये टीचर्स के लिए है। मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का आवेदक हूं, प्रवेश हेतु क्या लाभ होगा। अगर आप जनरल में ईडब्ल्यूएस में आते हो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हो, जनरल वालों के लिए ईडब्ल्यूएस भी बनता है ना, 10% का मिला है, तो आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के विद्यार्थी को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस जनरल हो और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो जरूर एडमिशन के टाइम पे ओपन करें, तो आपको 10% का आरक्षण जरूर मिलेगा आपको, ठीक है, आपको प्रायोरिटी मिलेगी 10% की। आगे बात करते हैं, प्रश्न 35 आपके मन में आ सकता है कि अधिभार हेतु सत्र 15-16 का प्रमाण पत्र उपलब्ध है, क्या इसका लाभ प्राप्त होगा। अगर आपको 15-16 का है तो नहीं। स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अधिभार हेतु आवेदक स्कूल स्तर के विगत 4 क्रमिक सत्र 18-19 के पूर्व के मान्य नहीं होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें, 3 साल से ज्यादा हो गए तो आप नहीं यूज कर पाएंगे। प्रश्न 37 कहता है कि मैं ऑनर्स में स्नातक उत्तीर्ण आवेदक हूं, है ना, मतलब उन्होंने ऑनर्स कर रखा है यूजी में, तो पीजी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने पर क्या कोई अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा क्या। तो ऑनर्स विषय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण विद्यार्थी को पीजी कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर प्राप्तकों को 10% अभिभार प्राप्त होगा। बहुत अच्छा, ये बहुत कम लोगों को पता होता है, तो इस चीज ध्यान रखें। अगर आपका अंडर ग्रेजुएट ऑनर्स था, लाइक बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स करके था, तो अगर आप सेम सब्जेक्ट में पीजी भी करते हैं तो आपको 10% का छूट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। बहुत लोग आपसे छुपाते हैं ये सारी चीजें, कॉलेज वाले, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। आप किसी भी कास्ट के हो आपको मिलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, प्रश्न 36 देखिए, मेरे पास एनसीसी या एनएसएस का ए सर्टिफिकेट है, क्या प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु कोई लाभ प्राप्त होगा क्या। तो देखो यहाँ पे अगर एनसीसी वगैरह आपने कर रखा है, 10th 12th में एनसीसी बहुत बच्चे करते हैं, है ना, नेशनल कैडेट कॉर्प्स वगैरह, तो यहाँ पे ए सर्टिफिकेट आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु प्रांतकों का 7% अधिभार, मतलब 7% आपको यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा अगर एनसीसी वगैरह है तो, है ना। चलिए, बड़ी अच्छी चीज है, इसमें आपको अच्छे कॉलेज मिलने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। प्रश्न 37 कह रहा है कि मैंने सी सर्टिफिकेट, ए तो सी सर्टिफिकेट तो और बड़ा होता है यार, ठीक है, अगर आपके सी सर्टिफिकेट है तो 10% का आपको यहाँ पे छूट दिया जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 38 है कि पीजी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदक को एलएलबी प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने हेतु क्या प्रावधान है। तो पीजी उत्तीर्ण विद्यार्थी को विधि संकाय में प्रथम चरण से ही प्रवेश दिया जा सकेगा, ठीक है।
फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपको जैसे है एलएलबी की हो तो क्या हुआ, आपको फर्स्ट सेमेस्टर से ही कहेगा। दस्तावेजों का सत्यापन कहाँ होगा, तो सत्यापन की प्रक्रिया मध्य प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालय हेल्प सेंटर जितने हैं वहां पे होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके नियरेस्ट जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं ना वहीं जाकर होता है। तो आप जब फॉर्म भरोगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आ जाता है आपको, तो आप उस सेंटर पे नाम लिख के आएगा, तो उस सेंटर पे जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कराना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने टाइम सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर ही जाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न 40 ये है कि क्या दस्तावेजों के सत्यापन से पहले महाविद्यालय पाठ्यक्रम का चयन करना अनिवार्य है क्या, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही आप महाविद्यालय और पाठ्यक्रम हैं, तो हाँ भाई बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी आप पढ़ लेना भाई, ठीक है। आगे बात करते हैं ई सत्यापन प्रक्रिया क्या होगी, तो आपको वेबसाइट पे जाकर सारी चीजें डॉक्यूमेंट ई सत्यापन यानी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा। तो ई सत्यापन हेतु समस्त शासकीय महाविद्यालय अनुसार ई प्रवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदकों को पंजीयन फॉर्म का स्थापन अपलोड किए गए प्रमाण पत्र दस्तावेजों को डाउनलोड कर परीक्षण उपरांत संबंधी अधिकारी सत्यापन पूर्ण के बॉक्स पर क्लिक करेंगे, जिससे आवेदक का ई सत्यापन सुनिश्चित हो जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट भरने के बाद आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद उनकी तरफ से डॉक्यूमेंट्स को देखा जाएगा और वो कंप्लीट कर दें तो आपको ईमेल के थ्रू आपको मिल जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं, ठीक है। 42 क्वेश्चन है कि असत्यापित या त्रुटि आवेदन की स्थिति में क्या करना होगा। यदि किसी आवेदक के पंजीयन आवेदन पत्र में त्रुटि है तो अपलोड किए गए आवश्यक प्रमाण पत्र दस्तावेज में कुछ गलतियां हैं तो आवेदक फॉर्म का ई सत्यापन नहीं किया जाए, उनका ई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, फिर आपको इसके हेल्प सेंटर पर जाकर आपका काम कराना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 43 क्वेश्चन है, प्रथम चरण में सीट आवंटित न होने पर मुझे क्या करना। फर्स्ट चरण में अगर आपको सीट नहीं मिलता, चॉइस फिलिंग आपने किया कॉलेज में आपको सीट नहीं मिली, तो प्रथम चरण में सीट आवंटित न होने पर आगामी चरण में नेक्स्ट जो चरण है उसमें शामिल होने हेतु समय सारणी अनुसार जो टाइम टेबल है उसके अनुसार ऑनलाइन का दोबारा पाठ्यक्रम का चयन करके दोबारा सीएलसी राउंड में बैठ पाओगे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीएलसी आवेदन हेतु क्या महाविद्यालय जाने की आवश्यकता है, तो नहीं भाई आप घर बैठे कर सकते हो या एमपी ऑनलाइन से जाके करा सकते हो, ठीक है। प्रथम चरण में मुझे प्रथम विकल्प फर्स्ट चॉइस में महाविद्यालय आवंटित हुआ परंतु मैंने प्रवेश नहीं लिया, मुझे आगामी चरण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने हेतु क्या करना होगा। फर्स्ट चरण में आपको मान लो कोई कॉलेज मिल जाता है बट आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, आपको दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप सेकंड राउंड में बैठना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा। तो यदि आवेदक को प्रथम चरण में प्रथम चॉइस का महाविद्यालय आवंटित हो जाता है एवं वह उस महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेता है, ऐसी स्थिति में आगामी चरण में उसे तब तक 16 कोई महाविद्यालय आवंटित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अपनी चॉइस विकल्प पुनः न भर दें। जब तक आप चॉइस फिलिंग नहीं भर देते हो सेकंड राउंड के लिए, जैसे आप चॉइस फिलिंग भरोगे तो आपको फिर से नया कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे और भी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 46 कहता है कि मुझे द्वितीय विकल्प सेकंड चॉइस का महाविद्यालय आवंटित हुआ है, ठीक है, और मैंने प्रवेश नहीं लिया तो मुझे अगले चरण में शामिल होने हेतु क्या करना होगा। मान लो सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिल जाता है सेकंड चॉइस में, बट आपको उसमें भी आपको जो मनपसंद कॉलेज था वो आपको नहीं मिला, आप थर्ड राउंड में बैठना चाहते हो, तो इस केस में आपको थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग करना होगा पुनः, और एक बार चॉइस फिलिंग थर्ड राउंड को करेंगे तो सेकंड राउंड का कॉलेज आपका कैंसिल ओवर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो 47 है, प्रथम चरण में प्रवेश लेकर प्रवेश निरस्त करवाने पर मुझे अगले चरण में शामिल होने हेतु क्या करना होगा। तो प्रथम चरण में प्रवेश प्राप्त कर प्रवेश निरस्त कराने वाले आवेदक को पूर्व में आवंटित पंजीयन क्रमांक रजिस्ट्रेशन आईडी के आधार पर ही, मतलब जो आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है ना वही रजिस्ट्रेशन आईडी पे सेकंड चॉइस फिलिंग आपको करनी होगी, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट इसके लिए नहीं लगेगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि महाविद्यालय आवंटन की सूचना कैसे प्राप्त होगी, क्या इस हेतु मुझे महाविद्यालय जाना होगा, मतलब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है कि नहीं उस कॉलेज को लेकर, अपना कॉलेज जो मिला है आपको, तो आवंटन को सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदक को किसी भी महाविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। महाविद्यालय आवंटित होने पर, ठीक है, सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। आपका जो भी रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है उस पर आपको मैसेज और आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा, ठीक है, कि आपको ये कॉलेज मिला है, ओके। फिर आप अपना आईडी एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डाल के आप उसके पर्ची को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रथम चरण प्रवेश प्रक्रिया उपरांत आगामी चरण में शामिल होने हेतु पाठ्यक्रम पुनः विकल्प चयन से पूर्व विभिन्न महाविद्यालय के रिक्त स्थान वैकेंसी की जानकारी कैसे प्राप्त की जा सकती है ना। तो मान लो प्रथम चरण प्रवेश प्रक्रिया चल रहा है ना, और नेक्स्ट चरण में तो उसमें आप देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि प्रथम चरण प्रवेश प्रक्रिया उपरांत आगामी चरण में शामिल होने हेतु पाठ्यक्रम पुनः विकल्प चयन से पूर्व विभिन्न महाविद्यालयों के रिक्त स्थान वैकेंसी की जानकारी ई प्रवेश पोर्टल पर वैकेंसी टैब के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं कि भाई किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है,
सेकंड राउंड के लिए आप पता कर सकते हैं। ई प्रवेश पोर्टल पे जाइए, वैकेंसी टैब पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के कक्षावार या वर्गवार कट ऑफ की जानकारी कैसे प्राप्त होगी। अगर मतलब आप चाहते हो कि इस कॉलेज का कितना कट ऑफ गया है तो उसकी जानकारी कैसे मिलेगी आपको। तो ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में आउटलाइन के साथ ई प्रवेश पोर्टल पर विभिन्न महाविद्यालयों की कक्षावार और कट ऑफ की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, आप उनके ऑफिशियल पोर्टल पे जाके फर्स्ट राउंड होने के बाद आपको कट ऑफ का आइडिया हो जाएगा। फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ गया होगा तो सेकंड राउंड में जाहिर सी बात है उससे थोड़ा कम जाएगा, है ना, आपको आइडिया हो जाएगा। 51 क्वेश्चन पूछ रहा है कि रुक जाना नहीं योजना के आवेदकों हेतु प्रवेश प्रक्रिया क्या होगी। जैसे बहुत लोग 12th में फेल हो जाते हैं, तो आजकल बहुत सारे कानून आ गए हैं ना, अगर आप सप्लीमेंट्री भी नहीं निकल जाता तो फिर रुक जाना नहीं, एक बार और रुक जाना नहीं, 2 बार रुक जाना नहीं, ऐसे कर करके पास कराने के लिए सरकार पूरी मुहिम चला रखी है। तो इस केस में क्या होगा, तो ई प्रवेश प्रक्रिया के दौरान परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में रुक जाना नहीं योजना अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदक स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीयन एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान दस्तावेज अपलोड महाविद्यालय पाठ्यक्रम चयन पर ई प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे। महाविद्यालय स्तर पर ई सत्यापन पश्चात ऐसे आवेदक अहर्ता पूर्ण होने पर गुणांक अनुसार प्रवेश हेतु पात्र होंगे। परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में ऐसे आवेदक स्वथाई प्राइवेट छात्र के रूप में शामिल होकर अगले वर्ष पात्रता पूर्ण करने एवं स्थान रिक्त होने की दशा में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट ईयर के लिए आप कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है विषय चयन कब और कैसे करना होगा। तो कब महाविद्यालय संचालन अवतरण पश्चात प्रवेश शुल्क भुगतान के पूर्व आवेदक को ऑनलाइन विषय चयन करना होगा। पेमेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना होगा। कैसे आवेदक को महाविद्यालय आवंटित होने पर, है ना, आपको अगर महाविद्यालय मिल रहा है होने पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में नवीन पाठ्यक्रम अनुसार सर्वप्रथम ऑनलाइन विषय चयन की प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्व पात्रानुसार 3 मुख्य विषय पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे। आवेदक आवंटित 3 मुख्य विषय को ही चयनित कर सकता है। आवेदक अभिरुचि अनुसार 3 मुख्य विषय में से किसी एक के स्थान पर अन्य संकाय के तीसरे मुख्य विषय का चयन भी कर सकता है। ठीक है, तो ये सब आपको अच्छे से खासे यहाँ पे मिलेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत आप ये कर पाओगे। ठीक है, योजना का चयन कब और कैसे होगा। ठीक है, तो कब ऑनलाइन प्रवेश शुल्क भुगतान करते समय योजना का चयन आप कर पाएंगे। ठीक है, फिर आप बात मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ कैसे मिला जा सकता है। तो ये स्कॉलरशिप वगैरह है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी। यह योजना केवल स्नातक, है ना, यूजी स्तर पर प्रदान, सिर्फ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए नहीं है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ लेने हेतु आवश्यक है कि आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक के माता पिता पालक के वार्षिक 6 लाख रुपए से कम होना चाहिए। आवेदक की 12वीं परीक्षा मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से 70% या उससे अधिक अंक अथवा सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड में 85, अगर एमपी बोर्ड से आपने 12th पास किया तो 70% से ऊपर होना चाहिए। सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से हो तो 85% से आपका ऊपर होना चाहिए, तब आप मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ उठा पाओगे। उसके तहत आपको स्कॉलरशिप जो मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हो आप, मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के तहत आपको कैसे इसका लाभ ले पाओगे आप। तो ये योजना स्नातक एवं मतलब यूजी पीजी दोनों स्तरों पर प्रदान की जाती है। विद्यार्थी के माता पिता का मध्य प्रदेश शासन में श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन होना अनिवार्य है ना, मतलब लेबर वाले में लेबर जो एकेडमी उस मतलब जो है सिस्टम उसमें आप रजिस्टर्ड होने चाहिए आपके माता पिता, तो आप इसका लाभ उठा पाओगे। ठीक है, प्रवेश शुल्क भुगतान के समय ट्रांजैक्शन फेल होने की स्थिति में क्या करना चाहिए, दोबारा पे कर दो और जो पैसा कटा है वो आपका 7 दिन के अंदर वापस आ जाएगा। प्रवेश शुल्क भुगतान किस प्रकार किया जा सकता है, तो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या प्रवेश के समय ही प्रवेश शुल्क की संपूर्ण राशि का भुगतान करना होगा। तो आवेदक को ऑनलाइन विषय चयन करने के उपरांत प्रवेश शुल्क की प्रथम किस्त राशि ₹1000 ऑनलाइन जमा करना होगा। प्रवेश शुल्क का शेष राशि 3 किस्तों के संबंधित महाविद्यालय के निर्देश अनुसार जमा करना होगा। ठीक है, ₹1000 शुरू में जमा करना होगा। उसके बाद जो भी आपकी सैलरी, जो भी आपकी फीस होगी 1 साल की, उसको छोटे छोटे हेयर आपको उस पर जमा करना पड़ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं सर्टिफिकेट कोर्स का चयन प्रक्रिया क्या होगा। सर्टिफिकेट कोर्स अगर करना चाहते हो तो विश्वविद्यालय महाविद्यालय स्तर पर संचालित 6 माह के सर्टिफिकेट कोर्स में संस्था में प्रवेशित नियमित विद्यार्थी ही प्रवेश प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे विद्यार्थी की जानकारी महाविद्यालय स्तर के सर्टिफिकेट कोर्स वर्क ऑनलाइन पोर्टल पर प्रवेश
प्रक्रिया समाप्त होने के 30 दिन दिवस के समाविधि में अध्ययन करना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हितग्राही योजना परिवर्तन किस प्रकार किया जा सकता है। तो ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश अनुसार घोषित समय सीमा में विद्यार्थी प्रवेशित महाविद्यालय में पात्रता अनुसार मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना या मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना या मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना में परिवर्तन कर सकेंगे। ठीक है, आप एक से दूसरे उसका फायदा उठा पाओगे। आप प्रवेश पश्चात विषय पाठ्यक्रम संकाय परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होगी, चेंज करना चाहते हो प्रवेश करने से पहले, तो ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात उच्च शिक्षा विभाग निर्देशन अनुसार घोषित समय सीमा में प्रवेशित महाविद्यालय में विद्यार्थियों हेतु पात्रता अनुसार संबंधित संकाय कक्षाएं विषय के स्थान रिक्त होने पर परिवर्तन संकाय कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन है, क्या स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष एवं पंचम सेमेस्टर तथा जो पोस्ट ग्रेजुएट तृतीय सेमेस्टर हेतु ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया होगी। तो मतलब अगर आप द्वितीय सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में हो या फिफ्थ सेमेस्टर में हो, है ना, रनिंग है, तो क्या इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो तृतीय सेमेस्टर हेतु ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया होगी। महाविद्यालय द्वारा पात्र विद्यार्थी को ऑनलाइन प्रमोट किया जाएगा। तत्पश्चात विद्यार्थी ई प्रवेश पोर्टल पर नामांकन क्रमांक दर्ज की फीस भुगतान कर प्रवेश प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ FAQs थे 2 ईयर प्रोग्राम जो था इसके लिए। तो आप जो भी आई होप आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा। कहीं भी कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।